शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र प्रक्रिया, ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म प्रोसेस। आइए जानते हैं शिकायत निवारण और निगरानी तंत्र की पूरी प्रक्रिया। राजस्थान संपर्क के माध्यम से शिकायत निवारण की पूरी प्रक्रिया को 5 चरणों में विभाजित किया गया है। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, मॉडरेशन, आवंटन यानी एलोकेशन, निराकरण यानी डिस्पोजल और सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। आइए अब 5 चरणों के बारे में जानते हैं। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। राज्य सरकार के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए आप नीचे दिए गए किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, ई-मित्र कियोस्क्स, IT सेंटर्स एट वेरियस ऑफिसेस, कॉल सेंटर, SMS और टोल फ्री नंबर सुविधा के साथ। रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण के बाद आपको सिस्टम द्वारा एक शिकायत ID, ग्रीवियंस ID दी जाती है, जिसका उपयोग भविष्य में शिकायत को ट्रैक करने, इसे पुनः खोलने, फीडबैक देने आदि में किया जा सकता है। मॉडरेशन। शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा शिकायत में दी हुई पूरे विवरण की जांच करना महत्वपूर्ण है। तथ्यों की जांच करने के बाद सरकारी विभाग के HOD और नोडल अधिकारी अपने अपने क्षेत्र अधिकार के अनुसार कार्यालय उपयोग में आने वाले संबंधित क्षेत्रों में संशोधन कर सकते हैं। मॉडरेशन मॉड्यूल की विशेषताएं निम्न हैं। शिकायत की स्वीकार्यता पता लगाना, ग्रीवियंस क्वालिफिकेशन। शिकायत अगर स्वीकार्य करने योग्य है तो उसे पुनः जांच कर सत्यापित करना। अगर शिकायत गलत विभाग के लिए प्रेषित की गई है तो उसे सही करना और सही विभाग को चुनना। शिकायत से संबंधित पुराने रिकॉर्ड्स की पहचान, प्रीवियस रिकॉर्ड्स आइडेंटिफिकेशन। प्राथमिकता तय करना और पृथक्करण करना, प्रायोरिटाइजेशन एंड सेग्रीगेशन। निवारण प्रक्रिया आरंभ करना, इनिशियलाइजिंग रिड्रेसल प्रोसेस। आवंटन, एलोकेशन। इस प्रक्रिया में मॉडरेटर शिकायत निवारण करने के लिए शिकायत संबंधित अधिकारी को आवंटन करता है। केवल वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक सुधार विभाग और जिला कलेक्टरों को उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अन्य विभाग के अधिकारियों को शिकायत आवंटित करने की इजाजत है। इस मॉड्यूल की विशेषताएं हैं: लंबित शिकायतों का निर्धारण करने के लिए अलग अलग इनबॉक्स की सुविधा, विभाग के एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को शिकायत ट्रांसफर करने के लिए ऑनलाइन डेलीगेशन, SMS, ईमेल द्वारा डेलीगेशन की अधिसूचना या नोटिफिकेशन, संबंधित अधिकारी द्वारा शिकायत को किसी और अधिकारी को भेजना, सिस्टम शिकायतकर्ता को इसकी सूचना देता है। निराकरण, डिस्पोजल। शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गई राहत यानी रिलीफ के आधार पर अंतिम डिस्पोजल को राहत या अस्वीकार, रिलीफ और रिजेक्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब मामले में अंतिम डिस्पोजल प्रदान नहीं किया जाता, मामले की योग्यता के आधार पर शिकायत को दुविधा या आंशिक कार्यवाही श्रेणी, एबियंस और पार्शियल एक्शन कैटेगरी के तहत रखा जाता है। इन शिकायतों को अंतिम डिस्पोजल श्रेणी में नहीं माना जाता और इन्हें संबंधित अधिकारियों के इनबॉक्स में अंतिम डिस्पोजल के लिए लंबित यानी पेंडिंग फॉर फाइनल डिस्पोजल के रूप में मार्क किया जाता है। डिस्पोजल मॉड्यूल की निम्न विशेषताएं हैं। निराकरण। निराकरण पर संबंधित सभी लोगों को SMS या आउटबाउंड कॉल के जरिए स्टेटस अपडेट। सत्यापन, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन डिस्पोजल की क्वालिटी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया है। इसमें यह भी जांचा जाता है कि शिकायतकर्ता को उचित राहत दी गई है या नहीं। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, EPDS। आइए जानते हैं ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। भारत में ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या ई सार्वजनिक वितरण प्रणाली EPDS खाद्य की कमी से निपटने के लिए विकसित की गई है। इसके द्वारा समाज के गरीब लोगों को सस्ती कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। EPDS केंद्र एवं राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है
और ये गरीबी उन्मूलन के लिए किए जाने वाला कार्यों का एक अहम हिस्सा है। ईपीडीएस भारत में खाद्य सुरक्षा नेटवर्क बनाने के लिए एक बड़े और जटिल नेटवर्क के रूप में विकसित हुआ है एवं इसमें लगभग 4 लाख से अधिक उचित मूल्य दुकानों यानी फेयर प्राइस शॉप्स के माध्यम से करीब 16 करोड़ परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। आइए देखते हैं ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लॉजिस्टिक प्रबंधन की प्रक्रिया को। लाभ कैसे प्राप्त करें? हाउ टू अवेल बेनिफिट्स। आइए जानते हैं कि कैसे आप ईपीडीएस के द्वारा दिए जा रहे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र और राज्य एक व्यापक प्रक्रिया के माध्यम से बीपीएल परिवारों की पहचान करते हैं। सरकार एपीएल परिवारों की पहचान नहीं करती है, इसीलिए गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार भी राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। केंद्र का राज्यों को अनाज का आवंटन केंद्रीय स्टॉक्स यानी सेंट्रल स्टॉक में अनाज की उपलब्धता और राज्यों द्वारा पिछले 3 वर्षों में खरीदे गए औसत अनाज पर निर्भर करता है। इस लाभ के तहत मिलने वाली मुख्य वस्तुएं हैं गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल यानी केरोसिन। ई मित्र या सीएससी पर राशन कार्ड के लिए आवेदन करना। अप्लाइंग फॉर राशन कार्ड एट ई मित्र और सीएससी। आइए देखते हैं कैसे ई मित्र या सीएससी पर आप राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। आवेदनकर्ता वेबसाइट eMitra-gov-in से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आवेदक को सभी आवश्यक जानकारी के साथ फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद फॉर्म के साथ आवेदक को आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों का उल्लेख नीचे दिया गया है। मतदाता पहचान पत्र, एक 2 रुपए मूल्य का अदालत शुल्क टिकट, आवासीय प्रमाण या रेसिडेंशियल प्रूफ कर भुगतान की रसीद, किराया समझौता, बैंक की पासबुक, बिजली बिल, टेलीफोन बिल या अन्य उल्लेखित किसी भी दस्तावेज को उपयोग आवासीय प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। पूरे दस्तावेज संलग्न करने के बाद आवेदक को अपने क्षेत्र में कार्यालय पर फॉर्म जमा कराना होगा। आवेदन जमा करने के बाद आवेदक को एक पावती स्लिप यानी एक्नॉलेजमेंट स्लिप दिया जाएगा, जिसमें राशन कार्ड मिलने की तारीख और समय का उल्लेख किया जाएगा। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम राजधरा। परिचय। आइए जानते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम राजधरा के बारे में। प्रस्तावित एकीकृत यानी यूनिफाइड राज्य व्यापक जीआईएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम राजधरा का उद्देश्य ओजीसी यानी ओपन जियोस्पैटिकल कंसोर्शियम मानकों पर आधारित एक भू पोर्टल यानी जियो पोर्टल को विकसित करना है, जिसके द्वारा भूस्थानिक डेटा यानी जियोस्पैटियल डेटा का अधिग्रहण, प्रोसेस, संग्रहण, वितरण और नियमित रूप से सुधार किया जा सके। इसके साथ ही डेटा क्लियरिंग हाउस सिस्टम को विकसित करना है, जो विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा उत्पन्न स्थानिक डेटा यानी स्पैटियल डेटा के लिए एक गेटवे का कार्य करेगा। इस स्थानिक डेटा का उपयोग राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों, एजेंसियों द्वारा नीति नियोजन यानी पॉलिसी प्लानिंग, निर्णय लेने यानी डिसीजन मेकिंग और राज्य में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं या कार्यक्रमों की निगरानी के लिए किया जा सकता है। राजस्थान सरकार विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों, हेरिटेज ढांचों यानी हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर, महत्वपूर्ण इमारतों, आधुनिक और पुरानी कॉलोनियों के 3D मॉडल और इनकी वर्चुअल संरचना तैयार कर रही है, जिससे विभिन्न विभागों जैसे शहरी विकास, टाउन प्लानिंग, लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी आदि को बड़े पैमाने यानी लार्ज स्केल पर बुनियादी ढांचे के विकास, परिवहन योजना, भूजल और भूमि नियोजन, नगर नियोजन के 3D GIS यानी एनवायरमेंट में प्रोटोटाइप बनाने और प्रभावी आंकलन यानी इम्पैक्ट असेसमेंट में मदद मिलेगी। प्रस्तावित 3D सिटी मॉडल्स को राजधरा के साथ एकीकृत यानी इंटीग्रेट किया जाएगा, ताकि नागरिकों को 3D सिटी मॉडल वेबसाइट पर आसानी से दिखाया जा सके। ये नागरिकों को एक सिंगल विंडो सेवा प्रदान करेगी, जिससे सभी विभागीय एजेंसियों जैसे कि चिकित्सा और स्वास्थ्य,
पुलिस, यूटिलिटीज, बिजली, वाणिज्यिक कर, जल संसाधन, शिक्षा, वानिकी, कृषि, शहरी विकास आदि की कार्यक्षमता और उत्पादकता में वृद्धि होगी। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। आइए जानते हैं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के उद्देश्य। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सूचकांक यानी हेल्थ इंडिकेटर्स को बेहतर बनाना है, ग्राहकों के लिए बीमारी के समय अतिरिक्त खर्च में कमी करते हुए वित्तीय कवर यानी फाइनेंशियल कवर की पेशकश करना। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लक्ष्य स्वास्थ्य देखभाल पर अतिरिक्त खर्च की वित्तीय जोखिम को स्वास्थ्य बीमा अपनाते हुए कम करना है। ये योजना सरकार के मिनिमम गवर्नमेंट एवं मैक्सिमम गवर्नेंस के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य एक बड़े स्वास्थ्य डेटाबेस का निर्माण करना है, जिसका उपयोग भविष्य में नीति निर्धारण के लिए भी किया जा सकता है। इस योजना के द्वारा सरकारी सुविधाओं पर बढ़ते भार को कम करते हुए निजी क्षेत्र द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा में आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सके। योजना के लाभार्थी, बेनिफिशियरी ऑफ द स्कीम। आइए अब हम जानते हैं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में किस किस को लाभ मिलता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के अंतर्गत आने वाले सभी परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक परिवार के लिए प्रीमियम भुगतान तय किए गए हैं और प्रीमियम का भुगतान फ्लोटर पॉलिसी पर वार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए। योजना के तहत लाभकारी वाले परिवार की परिभाषा नीचे दी गई है। लाभकारी परिवार के प्रमुख पति या पत्नी, लाभकारी परिवार के बेटे या बेटी उस उम्र तक जब वे काम करना शुरू करते हैं या वे शादी करते हैं या 25 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, जो भी पहले हो, या लाभकारी परिवार पर निर्भर हैं। लाभकारी परिवार पर निर्भर माता और पिता उपरोक्त तो वर्णित परिवार के सदस्य के अलावा यदि इस कार्ड पर कोई भी व्यक्ति का नाम उल्लेखित है तो इस योजना के तहत लाभ के लिए भी पात्र हैं। लाभ प्राप्त करना, अवेलिंग बेनिफिट्स। आइए जानते हैं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से प्राप्त होने वाले विभिन्न लाभ। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सूचीबद्ध निजी अस्पतालों यानी लिस्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से चिकित्सा लाभ मिलेगा। पात्रता मापदंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आइए जानते हैं भामाशाह रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता मापदंड के बारे में। रजिस्टर्ड बेरोजगार यानी कर्मचारी एक्सचेंज के साथ पंजीकृत नागरिक, महिला, शिक्षित महिला, महिलाएं उच्च माध्यमिक विद्यालय पास होनी चाहिए, अनुसूचित जनजाति यानी ST, अनुसूचित जाति यानी SC, विकलांग सहित आवेदकों की कई श्रेणियां हैं और इन श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए ऋण की सीमाएं भी अलग हैं। सरकार उन्हें ऋण ब्याज दरों पर सब्सिडी देती है। ऋण चुकाने की अवधि विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अधिकतम 5 वर्ष की हो सकती है, जिन्हें बैंक की अनुमति के अनुसार 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। पूर्ण पात्रता की सूची के लिए आप BRSY वेबसाइट पर जा सकते हैं।